ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा टॉपिक होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। आप देख सकते हैं दिस इज द चैप्टर नंबर 2 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है व्हिच इज 2.1 मेथड ऑफ इमेजेस। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखें कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मतलब है और मेथड ऑफ इमेजेस कौन सा तरीका है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो कूलम लॉ और गॉसेस लॉ का जिक्र हमने अपने पिछले चैप्टर्स में किया और इनफैक्ट वहां पर हमने डेल्टा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाया था और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमें डेल्टा फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। कूलम लॉ और गॉसेस लॉ की जब बात की जाती है तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि आपके पास अगर सोर्स चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनफैक्ट सोर्स चार्ज या सोर्स चार्ज डेंसिटी के बारे में मालूमात हैं, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ कूलम लॉ या फिर गॉसेस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इनफैक्ट पोटेंशियल के बाद आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं और दीगर पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें चार्ज के बारे में मालूमात नहीं होती है, बल्कि यू नो बल्कि बाउंड्रीज के बारे में बल्कि बाउंड्रीज पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। बाउंड्रीज से मेरी मुराद क्या है, यानी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कर लें कि आपके पास एक लेट्स सपोज यू हैव अ चार्ज प्लेट, इसके ऊपर कोई चार्ज है से सिग्मा 1 और एक और प्लेट है जो कि इससे कुछ दूर प्लेस किया गया है एंड लेट्स सपोज दिस हैज अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब अगर इन चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो फिर इन दोनों प्लेन के दरमियान और फर्स्ट प्लेन के लेफ्ट साइड पर और सेकंड प्लेन के राइट साइड पर किसी भी जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल गॉसेस लॉ। लेकिन अगर ये चार्ज डेंसिटी हमें नहीं गिवन है और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पैरामीटर्स निकालना चाहते हैं, तो फिर किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सो इफ द चार्ज डेंसिटीज आर नॉट गिवन इन सच प्रॉब्लम्स, तो उसके नतीजे में इन बाउंड्रीज के ऊपर, यानी इस प्लेट्स को मैं बाउंड्री का नाम दे रहा हूँ, इन बाउंड्रीज के ऊपर हमें पोटेंशियल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यानी फर्स्ट कर लीजिए कि ये जो प्लेट है इस पर एक पोटेंशियल है, लेट्स सपोज phi 1 और दूसरी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल आपने दे दिया है से phi 2। अब इन प्लेट पर ये phi 1 पोटेंशियल क्या होगा, जीरो भी हो सकता है या कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इसको आप बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए कि इस प्लेट के साथ आप पॉजिटिव इसको आप बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं कि बैटरी के किसी पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया है। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि 12 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है तो इस पर
जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट हो जाएगा, प्लस 12 वोल्ट। इसी तरह से आप प्लस 5 वोल्ट की बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। और यहाँ पे phi 1 और phi 2 से मुराद मेरी वही पोटेंशियल है। अगर ये चार्जेस गिवन नहीं है तो फिर हमें इन प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल गिवन होना चाहिए, और या तो पोटेंशियल गिवन हो या फिर इनका फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन हो, यानी d ओवर d ऑफ x, जो आप जानते हैं कि बराबर होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी तरह से यहाँ पर भी या तो phi 2 गिवन हो या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो पोटेंशियल गिवन हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। तो इन दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और इस तरह की कैलकुलेशन में आपको किसी जगह पर भी इन चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। such type of problem we call it the boundary value problem, और इस चैप्टर में हम यही कुछ करने जा रहे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इमेजेस। अब मेथड ऑफ इमेजेस से क्या मुराद है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इस मेथड में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन-कौन से पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। First consider a simplest case. फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास एक कोई कंडक्टिंग प्लेट है। लेट्स सपोज ये बज़ाहिर आपको एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन ज़हन में रहे कि ये कोई 2 डायमेंशनल प्लेट है, और इस प्लेट को मैंने किसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। और आप ये जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग प्लेट को जब आप किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो पोटेंशियल उस कंडक्टर के ऊपर तो उस कंडक्टर पर वो पोटेंशियल अपीयर हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि इस कनेक्टिंग प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर +5 वोल्ट से कनेक्ट करता तो इस पूरे की पूरी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर +5 वोल्ट पोटेंशियल आ जाता। और फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग प्लेट के बहुत ही करीब मैं प्लेस कर रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस कंडक्टर तक, दिस इज कॉल्ड h। और मेथड ऑफ इमेजेस में हम ये करते हैं कि इस बाउंड्री से जितने डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के रखने की वजह से कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना आप यहाँ पे चार्ज रखेंगे। बस फर्क ये होगा कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड होने वाली चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव होगी,
और अगर आप ये नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये जो ऑपोजिट पोलैरिटी क्यों होगा, इससे यकीनी तौर पर आपको वाकफियत होगी कि इंड्यूस चार्ज ऑलवेज अपीयर इन ऑपोजिट पोलैरिटी। तो यहाँ पर मैं एक बिल्कुल इस चार्ज का इमेज बना लेता हूँ, और उसके लिए मुझे उसी डिस्टेंस h पर एक चार्ज दिखाना होगा। लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस h, और इस डिस्टेंस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। बट कीप इन माइंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। और इसको हम जनरली इमेज चार्ज भी कहते हैं। So in this geometry, potential for the conducting surface is 0, because the conductor is grounded. However, in the presence of a nearby positive charge, induced charge of opposite polarity minus q is produced. Consider an image charge minus q or the conductor at a distance h. Therefore, we can write the potential over the surface is phi of x k q
or x minus x prime and plus potential due to image charge would be minus k q x minus x say double prime. और ये जो माइनस है इनफैक्ट वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं. Keep in mind that x prime, again the prime coordinates corresponds to the source charges, position of plus q and double prime corresponds to position of minus q. Okay, अब ये एक जनरल हमने बात कर ली. So now let's see what we can determine through this method. We call it the method of images. सबसे जो first point है, हम निकाल सकेंगे electric field, because if you know the potential as we written above, we can determine electrostatic field. By just using these equations, that E is equals to minus gradient of potential. And this gradient is nothing but partial over partial x phi of x. Second parameters that we can determine through the method of image is the induced charges. या जिसको मैं यहाँ पर image charge भी कह रहा हूँ. Therefore, we call it, the method is image or method of images. And the charge over the surface, of course, charge per unit volume, जो कि बराबर होगा 1/4 pi k and partial phi over partial x, where k is defined as 1/4 pi epsilon naught. तो इस इक्वेशन से भी आप वाकिफ हैं. इनफैक्ट अगर यहाँ पर आप 1/4 pi epsilon naught रखेंगे तो आपके पास 4 pi से 4 pi कैंसिल हो जाएगा और ऊपर epsilon naught आ जाएगा. और इस epsilon naught को जब आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, दिस वुड बी सिग्मा और epsilon naught. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. तो किसी कंडक्टिंग सरफेस, अगर आपके पास कोई फ्लैट कंडक्टिंग सरफेस है और उसकी वजह से आप फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वो फील्ड बराबर होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में आपने देखा भी है ग्रिफिथ के अंदर, इसे हमने शायद सॉल्व भी किया था जब हम मैक्सवेल इक्वेशन रिव्यू कर रहे थे. एनीवे, तो यहां से हम सिग्मा भी निकाल सकेंगे. उसके बाद
नेक्स्ट कि जब आप कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं और उसके नतीजे में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो फिर उस इंड्यूस्ड होने के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस चार्ज के दरमियान एक एट्रैक्टिव फोर्स भी सेटअप हो जाएगी, और उस एट्रैक्टिव फोर्स को भी हम निकाल सकेंगे. द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज जिसको आप प्लेस कर रहे हैं एंड conducting surface. और conducting surface से मुराद है कि जहां पर image charge produced हुआ है. और उसके निकालने का क्या तरीका होगा? आप सिंपल फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, which is K Q1 Q2 divided by R square. और Q1 और Q2 दोनों अगर Qs हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो this would be K Q square. This would be 2H whole square. And the minus sign suggests that the force is attractive between the charge placed nearby a conductor and the conducting surface. And finally, we can also determine the work done to move the positive charge from its current position to infinite. और वर्क डन भी आप इसी तरह निकालते हैं, यानी अगर आपके पास कोई चार्ज ऑलरेडी, अगर कोई चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया है और एक चार्ज आपने यहाँ पर प्लस रखा है, तो इन दोनों के दरमियान चूंकि एट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस चार्ज को यहाँ से उठाकर आप इन्फिनिट पर अगर ले जाना चाहते हैं, यानी इन्फिनिट से मुराद मेरी वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है या पोटेंशियल 0 के बराबर है, तो जाहिर है आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि ये एट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है इन दोनों चार्जेस के दरमियान. तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, which is required to move this positive charge from this position to the position where no potential is exist. So we can define as the work done on a charge q time potential, and the work done is k q square, in fact minus b hai, and 2 of h, because
we already seen before that the potential is equal to KQ over 2H. तो ये सारे स्टेप हम कर सकते हैं और ये सारे पैरामीटर्स हम मालूम कर सकते हैं इस प्रोसीजर के। तो ये एक जनरल ओवरव्यू आपके सामने मैंने रखा कि मेथड ऑफ इमेजेस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से हम कौन-कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है which is 2.2 point charge in the presence of grounded conducting sphere. और इसमें हमने करना ये है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको ग्राउंड कर दिया जाएगा और जब ग्राउंड किया जाएगा तो उस पूरे कंडक्टर पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 0 के बराबर होगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप किसी कंडक्टिंग सरफेस को बैटरी के किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे, प्लस पोटेंशियल्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव पोलैरिटी, और अगर आप उसको ग्राउंड कर देंगे तो वो फिर उसके ऊपर जो पोटेंशियल अपीयर होगा वो 0 के बराबर होगा। और बिल्कुल इसी तरह से एक चार्ज हम उस कंडक्टिंग सरफेस के करीब रखेंगे और उसके नतीजे में कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अगर नियर बाय चार्ज पॉजिटिव है तो फिर इंड्यूस्ड होने वाला चार्ज नेगेटिव होगा। और उसके बाद हम वो सारे पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करेंगे जिनका अभी हमने जिक्र किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक फिगर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। अब ये एक फिगर बुक की जो फिगर है उससे शायद थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोगों को इसे समझने में आसानी होगी और इसकी तब्दील करने का और कोई मकसद नहीं है। सो दिस इज अ कंडक्टिंग सरफेस और इस सरफेस को लेट्स से मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ so that the whole conducting surface become a zero potential. Or let's suppose this is the origin of this conducting sphere and the radius of this conductor is, say for example, a. और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड y axis and let me place a positive charge here and the distance from origin to this positive charge would be y. और इसके नतीजे में एक इमेज चार्ज प्रोड्यूस होगा which is called induced charge over that surfaces, और उन तमाम के तमाम चार्जेस को मैं सिर्फ एक चार्ज कह रहा हूँ and this charge would be say q prime and the distance from origin to the q prime is say y prime. So from this geometry, let me write the potential equation.
और say phi of x would be kq divided by x minus y and plus kq prime x minus x prime. So in fact ये जो पोटेंशियल मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, लेट्स सपोज इसको मैं किसी जगह पर डिफाइन कर देता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज एक्स वेक्टर पॉइंट P, जहां पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूंगा. ओके, एंड ऑल्सो q prime is a negative of course as we place a positive charge here. लेकिन मैं यहाँ पर irrespective of the polarity मैंने इसको q prime कह दिया है, which is an image charge. तो polarity को मैं यहाँ पर incorporate नहीं कर रहा. But keep in mind that the difference between prime and unprimed is only the sign, because magnitude has to be the same in any case between the place charge and the charge induced over the conducting surface. Okay, अब अगर ये बात दुरुस्त है, तो as we already given before that the whole conducting surface is grounded, therefore the potential over the conducting surface is 0. So we can say that the potential at x is equals to a is 0, and this x is equals to a is nothing but the boundary of the conducting surface and the boundary in this case. तो चलिए, ये जो हमने पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है, potential at x point because of both charge q and q prime, उसके लिए उसको मैं इस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर लेके आ जाता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि k q x minus y plus kq prime x minus y prime is equals to 0. और इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, यानी मैं इसको उठाकर इस तरफ ले जा रहा हूं. So this equation would be k q divided by x minus y is equals to minus k q prime x minus y prime. और इनफैक्ट k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन चलें मैं यहाँ पर k को कैंसिल कर रहा हूँ और q प्राइम और q मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ.
क्यों निकालना चाहता हूं ये मैं भी आपके सामने रखता हूं। ये हो जाएगा माइनस x माइनस y प्राइम एंड x माइनस y। ओके, सो इसको थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ाते हैं, बट कीप इन माइंड the whole equations valid only at x is equals to a। ये कंडीशन भी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अल्टीमेटली x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम कंडक्टिंग सरफेस पर कर रहे हैं। तो कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर x की जो वैल्यू है वो a के बराबर है, लेकिन उसके x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको और तब्दील करना चाहूंगा, और वो तब्दीली ये हो सकती है कि लेट्स टेक अ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q प्राइम और q स्क्वायर is equals to x minus y prime and x minus y square and square। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब मैं यहां से इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, यानी ये दोनों वेक्टर्स हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं x डॉट x और y प्राइम डॉट y प्राइम एंड माइनस 2x डॉट y प्राइम इंटू cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली चीज को भी आप खोल लीजिए, x डॉट x yes minus y dot y, sorry, this would be positive, and minus 2 x dot y into cos theta. Now let me substitute x is equals to a, because हमने जो कंडीशन अप्लाई की है that 0 at only applicable where the surface conducting where the boundaries exist, in fact a। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और इसको इसके अंदर थोड़ी सी और तब्दीली लेके आ रहा हूँ, यानी ये जो राइट साइड पर नीचे वाली चीज है इसे मैं लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली चीज है उसको भी लेटर ऑन हम लेफ्ट पर ले जाएंगे, तो वो पूरी की पूरी चीज माइनस हो जाएगी, सो दैट आवर राइट हैंड साइड वुड बी 0। तो देखिए q प्राइम और q एंड और x की जगह पर मैं a भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये इनफैक्ट ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे a स्क्वायर, और y डॉट y would be y स्क्वायर minus 2
ये हो जाएगा a बल्कि यहाँ पर जब हमने कॉस लगा दिया तो ये जो यू नो डॉट है इसको खत्म हो जाना चाहिए इनफैक्ट। सो ये जो डॉट है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। So this would be 2 ay into cos theta, और ये सारी की सारी चीज को भी मैं लेफ्ट पर ले जा रहा हूं तो ये माइनस टाइम a स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर माइनस 2 ay प्राइम cos theta is equals to 0। ओके, एक सिंप्लीफिकेशन और भी हम कर सकते हैं, जरा गौर से देखिए। q प्राइम और q a स्क्वायर, मैं यहाँ पर इसको इनफैक्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2ay cos थीटा। तो मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ माइनस 2ay cos थीटा, और इसको इसके साथ भी लिखा जा सकता है which would be plus q prime or q whole square a square plus y square। इसी तरह से मैं इसको यहां पर भी अगर लिख दूं, यानी इसको अलग कर लिया जाए और इनको अलग कर लिया जाए तो देखें माइनस माइनस प्लस 2 ay prime cos theta and minus a square plus y prime square is equals to 0। ये मैंने क्यों किया है, इसलिए कि अब इस टर्म को और इन टर्म्स को मैं यहां से कॉस बाहर निकाल लूंगा, कॉमन हो जाएगा। इनफैक्ट 2 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, और बाकी चीजों को मैं एक तरफ कर रहा हूं। सो q प्राइम और q, और अगर cos कॉमन निकाल लें सो दिस विल बी माइनस 2 ay प्लस 2 ay prime into cos theta। इनफैक्ट इसको मुझे लिखना चाहिए क्योंकि ये जो q प्राइम और q है वो इस टर्म के साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लग जाए। सो नाउ दिस इज ओके। ओके, इसके बाद ये जो दो टर्म है, ये वाली टर्म और जो लास्ट टर्म है, इसको भी अगर मैं इस तरह से लिख लूं, q प्राइम और q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
अच्छा, अब ऐसा मैंने क्यों किया है? नाउ वी हैव अ 2 ब्रैकेट हियर, यानी एक ब्रैकेट आपके पास ये वाली है, और एक ब्रैकेट ये वाली है, और ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो मैं मैथमेटिकली ये कह सकता हूँ कि both term must be equal to 0 so that the equation would be satisfied. So let me call this is equation number 1. In this case, both term must be 0. Now, take up first term. मैं इस टर्म को पहले 0 के बराबर लेता हूं, और वहां से मैं q प्राइम ओवर q की वैल्यू निकाल सकूंगा। तो देखिए, इसको लिखा जा सकता है q प्राइम ओवर q स्क्वायर एंड माइनस 2ay, ये एक टर्म है, प्लस 2a y प्राइम, और ये 0 के बराबर है। इनफैक्ट cos theta is equals to 0. Okay, now once again we have two terms, but in this case two terms are multiplied to each other n equal to 0. तो अब यहाँ पर अगेन ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो दोनों टर्म है, यानी ये पूरी ब्रैकेट एक टर्म और cos थीटा दूसरी टर्म, दोनों 0 के बराबर हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रैकेट या फिर cos थीटा, इन दोनों में से कोई एक चीज 0 के बराबर हो तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब थीटा इसमें मैंने इसका थीटा का जिक्र नहीं किया। सो थीटा इज इन द फिगर, थीटा इज एंगल बिटवीन y और y prime and x vector. So ये y vector है, ये x vector है, so this would be theta. अब इधर y प्राइम हो, y प्राइम और x के दरमियान जो एंगल है वही y और x के दरमियान भी होगा। So in this case, we have two possible solutions. Either cos theta is equals to 0 or the whole bracket would be 0. But keep in mind, in this case, cos theta does not equals to 0 because we don't need trivial solution. ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि हम एक जनरल सॉल्यूशन नहीं ले रहे। एंगल हमने थीटा इनफैक्ट यहाँ पर एक खास एंगल थीटा पर इस पोजीशन को रखा है ताकि एक जनरल इक्वेशन निकाली जाए, क्योंकि ये थीटा 0 भी हो सकता था, ये थीटा 90 डिग्री भी है, तो सो 0 और 90 डिग्री पर जो सॉल्यूशन है वो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, एक जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा. So because we interested to determine the general case, therefore we ignore the trivial solution. And of course, for this case,
cos theta does not equal to 0. So if this is true, then the whole bracket must be equated to the 0. Therefore, q prime or q square minus 2ay plus 2ay is equals to 0. और यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास q प्राइम और q स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको आप पहले राइट साइड पे ले जाइए और उसके बाद फिर आप इसको नीचे भेज दीजिएगा. इनफैक्ट दिस वुड बी अ प्राइम. तो ये माइनस होगा और एक माइनस ये भी है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ y prime or y, and this leads to q prime is equals to plus minus q y prime over y. Here q prime is unknown. Induced charge, while q is known. So in fact हम एक ऐसी इक्वेशन निकालने में कामयाब हो गए जहां पर हम अननोन चार्ज को इन टर्म्स ऑफ द नोन पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं. So now once again we have two possibilities. As the q prime is an induced charge, so induced charge first कर लीजिए कि मैं यहाँ से एक solution positive लिख लेता हूँ, दूसरा negative लिख लेता हूँ. So q prime is equals to positive q y prime over y, and another possible solution would be minus q y prime over y. तो अब दो पॉसिबिलिटी मौजूद हैं. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दिस प्राइम चार्ज वुड बी अ नेगेटिव as compared to the charge placed in front of the conducting sphere. तो जो चार्ज हमने प्लेस किया था वो अगर पॉजिटिव है तो दिस q must be a negative value. तो अब उस लिहाज से ये जो इक्वेशन है, ये जो पहली वाली, ये जाहिर है हमारे लिए एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है. मैथमेटिकली जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिले जरूर हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कौन से होंगे उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन है वो कहीं वायलेट तो नहीं हो रही. तो अब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को कंसीडर करता हूं तो ये जो आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये एक्चुअली इसको मैं यहां से निगलेक्ट कर दूंगा. क्यों? इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि q प्राइम भी पॉजिटिव हो और q भी पॉजिटिव, क्योंकि इंड्यूस्ड होने वाला जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी हमेशा ऑपोजिट होती है. Therefore,
I just take up this equation. Our acceptable solution is Q prime is equals to Q, or square root y prime over y. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. And now again back to equation number 1 and take up a second part. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने अभी तक जो काम किया था वो इसको 0 के बराबर किया गया था. Now let's take this term equal to 0 so that the whole equation satisfied. Or okay, now take up second term from equation number 1, और वो है Q prime over Q square A square plus Y square minus A square plus Y prime square is equals to 0. इसको भी 0 के बराबर कर दें. और जब इसको आप करेंगे उसके बाद फिर इस इक्वेशन को मजीद आसान बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. यूज इक्वेशन 2 which is Q prime over Q square is equals to Y prime over Y. तो इसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ. And this would be Y prime over Y A square plus Y square minus A square plus Y prime square is equals to 0. इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी इस y को मल्टीप्लाई कर दूं और इनफैक्ट इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास y प्राइम y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y प्लस y prime square is equals to 0, and this would be y prime into a square plus y prime into y square minus y into a square and y into y prime square is equals to 0. Okay, so in fact मैं अब इसको एक quadratic equation की शेप देना चाह रहा हूँ, and finally I need to determine y prime here. y prime यहाँ पर भी है, y prime square है, यहाँ पर भी y prime है. तो in order to arrange in the quadratic form and the quadratic in terms of y prime, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको शफल कर रहा हूँ, और उसके लिए इस वाली टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ y into y square is equals to
minus y into a square and plus y prime into a square plus y prime into y square, और y प्राइम स्क्वायर हो जाएगा माइनस y a स्क्वायर, y प्राइम कॉमन निकाल लिया जाए तो दिस वुड बी a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y. इसको अगर मैं सेपरेट आउट कर लूं तो दिस वुड बी y प्राइम स्क्वायर and minus a square plus y prime a square plus y square divided by y. और इसकी एक सूरत ये बनेगी कि y स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए, माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y whole bracket into y prime and plus a square is equals to 0. यहाँ पर y prime की पावर 0 होगी. So this is the quadratic equation. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फायदा ये नजर आया कि यहाँ से मैं y प्राइम निकाल सकता हूँ. इनफैक्ट आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, and for the simplicity we can factorize this equation as follows: y prime minus a square over y and y prime minus y is equals to 0. आप इसको चेक कर सकते हैं. Ultimately you reach to this equation. So once again we have multiplication of two brackets equal to 0. That means either one of them is 0 or both are equal to 0. Okay, now take up the second possible solution: y prime minus y is equals to 0. अब apparently इसमें कोई मुज़ायक़ा नजर नहीं आ रहा कि इसे हम एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कहें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं y प्राइम को y के बराबर कर दूं, और इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि जो q प्राइम और q होल स्क्वायर है ये बराबर था y प्राइम और y. तो अब अगर ये दोनों बराबर हैं, so let's say मैं इसकी जगह पर y प्राइम की जगह पे y सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे y है, so this would be going to 1 and this leads to q prime is equals to q. Of course this is not equal. Either one of them would be positive and other would be negative at all. So इस वायलेशन की वजह से मैं अल्टीमेटली ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज ऑफ कोर्स वी कॉल इट द ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो मैं दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन and therefore not attractive solution. We only consider first bracket
y prime minus a square divided by y is equals to 0. और जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, so that leads to y prime is equals to a square over y. Let's recall this is equation number 3. और ये इक्वेशन ठीक है क्योंकि इसकी डायमेंशन अगर लेंथ की है तो राइट साइड पे भी जो डायमेंशंस हैं वो भी लेंथ की ही होगी, तो इस इक्वेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है. सो टिल नाउ we get two results. एक हमने निकाला है कि जो q प्राइम है वो बराबर है माइनस q y प्राइम divided by y. और इसी की जगह पे जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, so you will have q prime is equals to minus q a square or y square, and this would be q prime is equals to minus q a or y. तो ये दो चीजें हमने अब तक हासिल कर ली हैं. And here a is radius of conducting sphere, and y is a distance from center of the sphere to the charge placed in front of the conducting sphere, and y prime is the distance from center of conducting sphere to image charge. Now let's determine the attractive force between the charge placed in front of the conducting sphere and charge induced over that surfaces, because both polarities are different, so there must be an attractive force between them. So how to determine the force? I mean, we can use the Coulomb law. F is equals to K Q prime
y minus y prime square. q और q प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस है ये y minus y prime. If you go back to the figure, यहाँ पे ये देख लीजिए कि सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर से लेकर q प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो y प्राइम है, एंड q और सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर का जो डिस्टेंस था वो y था. Therefore, in order to find the distance between q prime and q would be y minus y prime. तो ये बराबर हो जाएगा y minus y prime, और ये मैंने कूलम फोर्स में लिया है. Keep in mind, we already determined that q prime is equals to minus q time a over y, and y prime is equals to a square over y. तो ये तमाम चीजों को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा k q, एंड q प्राइम की जगह पर आप रखेंगे माइनस q a over y, and y minus a square over y. अब इसको मैं एक डिफरेंट अंदाज में लिख रहा हूं, बट ये जहन में रहे कि यहाँ पर हम जो कंडीशन ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि द शॉर्ट डिस्टेंस. ऑफ कोर्स ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि q और q प्राइम के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिस्टेंस जो है वो कम हो. कम से मुराद है कि कंपेरेबल टू द radius of the conducting sphere, for example. So for short distance that is y is approximately equal to a, of course not equal to, इस q को आप इस a is the radius of this conducting sphere, तो ये तो नहीं हो सकता कि इस चार्ज को आप कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ले जाएं. शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि प्लस q को आप इस कंडक्टिंग स्फीयर के इतना करीब ले जाएं कि तकरीबन a जो है वो y के बराबर हो जाए. तो उस सूरत में हम ये कह सकेंगे कि approximately y is equals to a. लेकिन in any case, फर्स्ट केस में y जो है वो a से कुछ ज्यादा ही होगा. तो इस बात को आप अपने ज़हन में रखिएगा. So therefore, I call it the y is approximately equal to a, but keep in mind that y is little bit greater than a. Okay, so इस इक्वेशन को मैं एक अंदाज में लिख सकता हूं. आप इसको देख लीजिएगा. k q square or y or a one minus a square y square power 2, और अगेन ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा कॉमन वगैरह निकाल के. फाइनली यू विल रीच टू दिस इक्वेशन. अब अगर मैं यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई कर दूं, दैट मीन्स कि इफ y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a,
दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी 1. इसको तो छोड़ दीजिए. अच्छा, इसको आप ऊपर ले जाइए. सो k स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 2. और बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन 1. क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये जो y है ऑफ कोर्स इज ग्रेटर देन a. Here y is greater than a. तो आपको याद होगा कि इस कंडीशन पर आप एक्सपेंड करते हैं कि 1 माइनस एक्स पावर n को 1 माइनस nx, और बाकी सारी चीजें जीरो हो जाती हैं. और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो x जो है वो 1 से स्मॉल हो. यहाँ पे ये सारे के सारे x है और 1 से छोटा है, तो फिर मैं इस एक्सपेंशन के तहत इसको ओपन कर सकता हूँ. k q स्क्वायर और a स्क्वायर and 1 plus 2a square over y square. Fine. So अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि this is very much you know proportional to the 1 over y square. I mean, this follows the inverse square law. That means exactly this is exactly according to the Coulomb law. And now for the case of long distances, for the case of long distance से मुराद मेरी ये है कि for y is very much greater than the conducting. तो अब अगर ये बात दुरुस्त है तो this leads to a और y जो है ये 0 के बराबर आप ले सकते हैं. तो अब अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारी जो इक्वेशन हमने सेटअप किया था ये, that we call this is equation number 4. तो ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 के बराबर हो जाएगा. So you be left with only y over a power q. तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. That is f is equals to minus k q square over a square and divided by y over a 1 or 1 minus 0. ये पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा because a over y is going to be 0. However, y over a would have some finite number. So minus k q square, इसको आप अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, so this will be a or y cube. Of course, this is not followed the inverse square law.
for the longer distance, we can call it, this is modified Coulomb law. Okay, now our next task is to determine surface charge density, जो कि हमने define किया था charge per unit area.